नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बलदेव थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग दिल्ली से आगरा जा रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के पड़खच्चे उड़ गए और मृतकों की पहचान करने में भी कठिनाई हुई। घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और एक्सप्रेसवे पर यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया। अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार और लापरवाही की बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दे रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे तेज गति से वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पे 2 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें कि पहला एक्सीडेंट जो है वो 140 माइलस्टोन पर लगभग रात्रि 3 बजे इसमें एक चलती इको कार सामने चल रहे एक ट्रक में जाकर घुस गई। संभवतः ड्राइवर को नींद आने के चलते ये घटना हुई है, जिसमें कि इको में सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनको बेहतर से बेहतर उपचार मिले, इसके लिए हम लोग अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो अब तक प्रारंभिक जानकारी मिली है और जो उनके परिवार से संपर्क स्थापित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो दूसरी घटना हुई है वो 151 माइलस्टोन पर रात्रि लगभग 4 बजे के करीब ये घटना हुई। इसमें एक प्राइवेट बस है, उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली ड्राइवर को नींद आने के कारण ये बस ओवरटर्न कर गई, जिससे कि उसमें जो सवार लोग थे, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के हैं और ये लोग दिल्ली से अपने गंतव्य को मध्य प्रदेश जा रहे थे, जिस दौरान ये घटना हुई। इसमें 8 लोग जो घायल हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा आकर सभी लोगों को देखा गया। सभी लोग को सामान्य चोटें हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। एक 140 किलोमीटर पर और एक 131 किलोमीटर पर। जो 140 किलोमीटर पर दुर्घटना घटी है, इको गाड़ी में 8 लोग बैठ करके आगरा जा रहे थे, पीछे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं। घायल को आगरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सभी लोग आगरा के थे। दूसरी जो दुर्घटना घटी है 131 किलोमीटर पर, एक बस दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी, जिसमें काफ़ी लोग सवार थे और बस पलट गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। यहाँ जिला अस्पताल में 8 लोग आए हैं, इनका इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। इसी तरीके से मेरठ आगरा मेडिकल कॉलेज हुए चले कि यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। अभी इसमें आंकड़े और बढ़ सकते हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों की हालत फिलहाल बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी मौतों के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान आगे क्या कुछ रुख रहेगा, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर आगे की जानकारी स्पष्ट की जाएगी। फिलहाल आपको बताते हुए चले, मृतकों के परिजनों से कनेक्ट किया जा रहा है, उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है, घायलों के परिजनों को कॉल किया जा रहा है। और साथ ही आपको बताते हुए चले कि इस एक्सप्रेसवे पर यह कोई पहली बार नहीं है जब इतने
बुरी तरीके से भीषण हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और इस यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन कोई ना कोई जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही होती है। तो आपको बताते हुए चले कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की तस्वीर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो सबको झकझोर देने वाली है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जिंदगी कितनी भयावह हो चुकी है यमुना एक्सप्रेसवे पर। अगर आप जा रहे हैं वहां पर तो बेहद ही तसल्ली से, बेहद ही सावधानी पूर्वक आपको उस रास्ते से निकलना होगा, गुजरना होगा, क्योंकि अब ये एक्सप्रेसवे मौत का एक्सप्रेसवे धीरे धीरे बनता जा रहा है। सवाल अपने आप में बहुत सारे हैं। जब इस जगह पर इतने हादसे होते हैं, भीषण हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती है, बुरी तरह से घायल लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो आखिरकार प्रशासन इस पर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं प्रशासन इस एक्सप्रेसवे पर बड़े कार्रवाई को अंजाम देता है? क्यों नहीं प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के लोगों को सतर्कता बरतने के लिए जागरूक करता है? आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं, मामले दर्ज होते हैं, प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटी होती है, कोई आरोपी मिलता है तो उसे पकड़ा भी जाता है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगे की जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ है। पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस हादसे की पूरी जानकारी दें। अभी तक जो मौत के आंकड़े आ रहे थे वो 6 थी, क्या इसमें भी बढ़ोतरी हुई है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं वह अभी तक यथावत हैं। 6 लोगों की मौत एक हादसे में हो चुकी है और 2 लोग जो मां बेटी हैं उनका आगरा में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। ये हादसा उस समय हुआ जब ये सभी लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। उसी दौरान मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में ड्राइवर को नींद आ जाने से या जो कुछ भी कारण रहे हों, वह ड्राइवर को जो बताया जा रहा है, जो पुलिस के स्टेटमेंट से सामने आ रहा है वह यह आ रहा है कि ड्राइवर की झपकी लग गई या अन्य किसी कारण से उसका संतुलन बिगड़ गया और सामने चल रही गाड़ी से वह टकरा गई, जिससे ये हादसा जो है हुआ। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की स्थिति जो है वह गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज आगरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है? देखिए, आज यमुना एक्सप्रेस पे 2 अलग अलग हादसे हुए थे, जहां एक बस में कुछ लोग सवार थे, जहां 40 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों ही घटना अपने आप में बड़ी है। प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि आखिर हादसों का कारण क्या रहा, किस कारण से ये हादसे हुए हैं। लेकिन विवेक, अगर देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे पर ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई है। हर रोज की ये एक कहानी कह सकते हैं, हर रोज छपने वाली खबर बन चुकी है। जब यमुना एक्सप्रेसवे पर कोई भीषण हादसा होता है, लोगों की जिंदगियां जाती है, लोग अपने परिजनों को खो देते हैं इन हादसों में। बावजूद उसके क्या किसी प्रकार की कोई सावधानी से जुड़ी चीजें इस एक्सप्रेसवे पर की जा रही है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सिर्फ मामले दर्ज कर लेने से, उन मामलों पर कार्रवाई करने से हादसे नहीं रुकते हैं। क्या इससे जुड़ी कोई विशेष तैयारी प्रशासन की ओर से? आज 2 बड़ी घटनाएं हुई है, उसके बाद क्या एक्शन देखने को मिल रहा है प्रशासन का? देखिए, प्रथम दृष्टया जो घटनाएं हुई हैं, प्रशासन उनके घायलों को रिलीफ और जो मृतक हैं उनके परिजनों से संपर्क करने की कवायद में लगा हुआ है। बहरहाल अभी इन चीजों को लेकर के कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन इस बात में कोई शक और संदेह नहीं है कि दिनों दिन हादसे हो रहे हैं और इसको लेकर के किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा। आए दिन ओवर स्पीडिंग के मामले आते हैं, आए दिन चालान की कार्यवाहियां होती हैं, तमाम प्रक्रियाओं से शासन प्रशासन गुजरता है, लेकिन फिर भी घटनाओं को रोकने में कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम फेल नजर आता है।
बेहद शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब रुख करेंगे अगली अहम खबर की ओर। नालंदा में एक ही परिवार ने जहर खा लिया। 5 लोगों ने जहर खाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जी हाँ, बिहार के नालंदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गंभीर रूप से बीमार सदस्यों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परिवार ने जहर क्यों खाया। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद या आर्थिक परेशानी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी मानसिक दबाव या पारिवारिक समस्या की स्थिति में प्रशासन या संबंधित संस्थानों से संपर्क करें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। और इसी बीच बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को ये बड़ी गिरफ्तारी भी हाथ लगी है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पटना एसटीएफ ने बंगाल में बड़ी रेड मारी है। पारस हॉस्पिटल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस कानून प्रक्रिया के बाद पटना फिलहाल आरोपियों को लेकर के आएगी। गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है। आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। बिहार चुनाव पर इंडिया की खास रणनीति पर चर्चा होगी। देश की राजनीति पर बैठक आज की जाएगी। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। ऑनलाइन माध्यम से आज की ये बैठक आयोजित की गई है। अभिषेक बनर्जी भी बैठक में शामिल होंगे। संसद सत्र पर इंडिया गठबंधन की तैयारी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सरकार को घेरने की योजना आज इंडिया गठबंधन बनाती हुई नजर आएगी। राजनीतिक हालात पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा। और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, देश की राजनीति में आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, खास तौर पर बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक के बाद एक इंडिया गठबंधन की अहम बैठकें हो रही है। जी जी, शुक्रिया। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हुई, इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे ने भी हाल में बात कही थी, आवश्यकता बताई थी। और अब चूंकि बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वो भी एसआईआर से संबंधित, मतदाता सूची के सत्यापन से संबंधित, तो उसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन की चिंता रही है, महाराष्ट्र का चुनाव के बारे में उनकी अपनी एक समझ है कि वो लूट लिया गया, या दूसरे सवाल जो चुनाव आयोग से उठाते रहे हैं, उन सबको उठाने का एक वक्त उनको लगता है। इसके अलावा संसद का सत्र सामने है, इसके लिए भी इंडिया गठबंधन को संसद में एकजुटता का इजहार करना है। हालांकि संसद में इंडिया गठबंधन एकजुट दिखा है, पिछले सत्र में भी दिखा है, लेकिन इस सत्र में चुनौतियां हैं। एक तो वो भारत पाकिस्तान का जो
सीमित युद्ध हुआ उस पर बात, ऑपरेशन सिंदूर वाली बात, इसके अलावा और दूसरे नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो और मतदाता सूची का सवाल, ये कुछ एक सवाल है जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन एक फोर्स के तौर पर, एक आवाज के तौर पर उभरना चाहता है। चूंकि बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ममता बनर्जी को भी इंडिया गठबंधन की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो वो भी इस मीटिंग को कॉल कराने के लिए आवाज उठा रहे थे। तो कांग्रेस ने एक तरह से इस गठबंधन की मीटिंग को बुला करके अपने पॉलिटिकल जो इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द डिस्कोर्स है उसको एक बार फिर से पाने का अवसर बनाया है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के अकेले दम की बात नहीं होती कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाते, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस भी आ सकते थे, लेकिन जो केंद्र सरकार और बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो बिहार में जो कुछ मतदाता सूची से चीजें हुई हैं और उस पर जो विरोध हो रहा है, उसने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक मंच पर ला दिया है। बिल्कुल। और प्रेम जी, जैसा आपने कहा कि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि सभी गठबंधन के जो सहयोगी दल थे वो एक ही मंच पर आए और तस्वीरें कुछ न कुछ बदलती हुई नजर आई थी। इस बार बिहार चुनाव पर सबसे ज्यादा फोकस इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल चाहते हैं कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी को किसी तरीके से मात दी जा सके और नीतीश कुमार को भी साइडलाइन किया जाए। लेकिन अगर प्रेम जी बिहार चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में इस वक्त जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जो राजनीति देखने को मिल रही है, उसको देख करके क्या लगता है वहां के चुनावी समीकरण पर क्या इस तरह की बैठकें जो है वो प्रभाव डाल पाएगी? क्योंकि अभी ये बैठक होनी है, फिर 30 तारीख को भी बैठक होनी है, मतलब बैक टू बैक कई सारी बैठकें हैं। ये इन दिनों बिहार में कोई दिन ऐसा नहीं है जब बड़ी सभाएं नहीं हो रही हैं, बड़ी बैठकें नहीं हो रही हैं। गठबंधन और चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनकी बैठकें नहीं हो रही हैं। हर दिन ये गतिविधियां हैं। और मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में ही हूँ और हमने एक दलित समाज के बीच दलितों का सर्वे कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिलीज किया है। उसमें पूरे बिहार के दलितों की जो चाहत है, इच्छा है, वो सामने आई। उसमें अगर हम बस एक पंक्ति में बताएंगे, अगर रुझान दिखता है तो वो थोड़ा सा महागठबंधन के फेवर में जाता दिखता है। तो और भी बहुत सारी बातें जिसको हम यहाँ चर्चा भी नहीं कर पाएंगे, चूंकि बहुत छोटा वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो छोटा सा ही कमेंट चाहिए प्रेम जी आपका। जी जी, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि चिंता दोनों तरफ है। एक तो बीजेपी को चिंता है कि एनडीए सरकार कैसे बचा कर रखी जाए। एनडीए के भीतर में जो चिराग पासवान जो पिछली बार अलग होकर चुनाव लड़े थे, जिनका नीतीश कुमार से कुछ पटता नहीं है, दोनों के बीच एनडीए में तालमेल होगा और कितनी सीटों पर होगा ये किसी को लगता नहीं कैसा होगा। तो ये चीजें सुलझाने की चुनौती उनके पास है। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनकी भी एम्बिशन एनडीए में बहुत ज्यादा है। महागठबंधन में वीआईपी की एम्बिशन ज्यादा है। और इधर कांग्रेस, हालांकि हमें जो प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से कांग्रेस 50 सीट के आसपास चुनाव लड़ सकती है। पहले 70 सीटों पर लड़ी थी, तो कांग्रेस को भी सीटें कम करनी पड़ रही, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक बार फिर अपने महागठबंधन के लिए, ऐसा दिख रहा है। वहीं आरजेडी जो है लीडर के तौर पर महागठबंधन को जोड़े हुए, कंपैरेटिवली महागठबंधन ज्यादा इंटैक्ट है एनडीए से। और एनडीए भी एकजुट है, मगर उनको अभी फॉर्मूले के तहत एकजुट होकर दिखने का सबको इंतजार। ठीक है, बेहद शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज रखी गई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज है। केंद्रीय सरकार ने दलों को आमंत्रित किया है। सत्र के सुचारू संचालन पर आज चर्चा होगी। सरकार सभी दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उनसे सहयोग आज केंद्र मांगेगी।
और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में शनिवार को पुलिस की सीआईके इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये कार्रवाई सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी के आधार पर की गई थी। कश्मीर घाटी के 4 जिलों पुलवामा, गंदेरबल, श्रीनगर और बडगाम में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सबसे ज्यादा छापे गांदेरबल जिले में मारे गए, जहां सीआईके ने 6 अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं पुलवामा और श्रीनगर में एक और बडगाम में 2 ठिकानों को टारगेट किया गया। इन सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी देखी गई और घरों की गहन तलाशी भी ली गई। सीआईके अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी अभियान कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जांच के सिलसिले में चलाया गया है। सुरक्षा कारणों से फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जांच अभी भी जारी है और कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई संभावित आतंकी नेटवर्क और उससे जुड़ी लोगों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के मकसद से की जा रही है। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। पटना में 19 जुलाई को मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पटना में 19 जुलाई को मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया है। ज्ञान भवन में रोजगार का बड़ा मंच लगेगा। इंडियन यूथ कांग्रेस इसका आयोजन कर रही है। कई कंपनियों से युवाओं को जोड़ा जाएगा। हजारों युवाओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस जॉब फेयर में कई निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को मौके पर ही इंटरव्यू और चयन की प्रक्रिया से गुजरने का मौका भी मिलेगा। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहां शनिवार तड़के एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सीधे फुटपाथ पर चढ़ गई। वहां सो रही महिलाएं अचानक इस हादसे की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी बीच बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.3 रिक्टर स्केल मापी गई है। शनिवार सुबह ये झटके महसूस किए गए हैं। अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। लोगों में डर है, लेकिन हालात फिलहाल सामान्य है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुबह के समय भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई और इसका केंद्र चमोली जिले के आसपास था। झटके सुबह के वक्त महसूस किए गए जब लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। बड़ी जानकारी हम आपके साथ उत्तराखंड के चमोली से साझा कर रहे हैं। और बड़ी खबर म्यांमार से भी सामने आ रही है, जहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता यहां पर 3.7 रिक्टर स्केल मापी गई है। कहीं से किसी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। झटकों के लेकर के तमाम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। आपको बताते हुए चले कि झटके सुबह के समय दर्ज किए गए हैं, जब लोग अपने दैनिक कामों में लगे हुए थे। भूकंप की तीव्रता हल्की होने के कारण किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर अभी तक सामने निकल करके नहीं आई है। चलिए अब रुख करेंगे दिल्ली की ओर। दिल्ली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फिर हल्की बारिश संभव है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम में हल्की सी बारिश की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने फिर अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी में बादल छाए रहने के आसार है। पिछले कुछ दिन से रुक रुक करके बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
दिल्ली में रुक रुक कर बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बारिश के चलते दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री नीचे रहा। बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा है। और आज एक बार फिर से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले, अबूझमाड़ में मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 6 नक्सली इस दौरान मारे गए हैं। मौके से AK-47 SLR समेत हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। बस्तर IG सुंदर राज ने इसकी जानकारी दी है। नारायणपुर जिले के जंगलों में मुठभेड़ हुई। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हथियार और विस्फोटक सामग्री इस दौरान बरामद की गई है। मुठभेड़ शुक्रवार देर रात उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की जब तलाशी ली गई तो 6 नक्सलियों के शव और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।